अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। So okay students, today we are going to start the exercise of chapter number 9, chemical equilibrium. So let's start from the very first one thing, that is multiple choice questions. So let's see towards the MCQs number 1. The characteristic of reversible reaction are many except following one. रिवर्सिबल रिएक्शंस की खसूसियात कौन कौन सी हैं? अब हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से कोई ऐसी खसूसियत एक है जो रिवर्सिबल रिएक्शंस की नहीं है। सो अब आपको ये यहाँ पर देखना पड़ेगा, थोड़ा आपने अपने भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि ऐसी कौन सी खसूसियत है, ऐसी कौन सी करैक्टरिस्टिक है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन की नहीं है। सो नंबर ए ऑप्शन है, प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। अब के प्रोडक्ट जो हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं होते। सो अब आप एक दफ़ा नोटिस करें कि क्या ये खसूसियत इसकी नहीं है। रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं वो 2 वे रिएक्शंस होते हैं, तो वो क्या करती हैं, वो रिकम्बाइन हो सकती हैं टू फॉर्म रिएक्टेंट। तो ये जो नंबर 1 ऑप्शन है ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो बी में दी गई है वो है दे नेवर कंप्लीट, और ये इसकी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ट्रू है। दे प्रोसीड इन बोथ वेज, ये भी बात ठीक है। दे हैव डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये भी बात ठीक है। सो नंबर ए ऑप्शन जो है वो हमारी यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट है, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शंस की नहीं है। इन द लाइम किन द रिएक्शन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जब उसकी डिकम्पोजिशन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व होगी, गोज टू कंप्लेशन बिकॉज। अब नंबर ए ऑप्शन है, ऑफ हाई टेम्परेचर calcium oxide is more stable than calcium carbonate. Carbon dioxide escapes continuously. Carbon monoxide is not disassociated. अब इसमें जो ट्रू ऑप्शन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स कंटिन्यूसली, क्योंकि रिएक्शन के ऊपर गौर करें तो हमारे पास जो ऑप्शन दी गई है वो है, रिएक्शन में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज होके कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व कर रहा है, यानी एस्केप हो रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है यही जो हमारे पास एक गैस है जो कि इवॉल्व हो रही है। सो ऑप्शन 3 इज़, यानी कि ऑप्शन सी इज़ ट्रू। सो थर्ड ऑप्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। फॉर द रिएक्शन 2A + B रिवर्सिबल रिएक्शन डबल एरो 3C, द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज। सो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बात को नोटिस करते हैं कि इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हम किस तरह बनाते थे कि जो प्रोडक्ट होता था उसको हम लोग न्यूमरेटर में, जबकि जो रिएक्टेंट्स होते थे उसको हम डिनोमिनेटर में पुट करते थे। देन हमारे पास एक इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बन जाता था। तो हमारे पास अब एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास नंबर ए पे जो है वो है 2A स्क्वायर ब्रैकेट्स B/3C। तो अब ये तो इन्होंने एग्जैक्ट ऐसे लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, तो इस तरह नहीं बनता। प्रोडक्ट जो है वो नंबरेटर में होता है, जबकि जो रिएक्टेंट्स हैं वो डिनोमिनेटर में होती हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो रिएक्टेंट्स हैं वो न्यूमरेटर में, जबकि जो प्रोडक्ट है वो डिनोमिनेटर में, तो ये ऑप्शन गलत होगा। नंबर बी की तरफ मूव करती हैं। A ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर B/C ब्रैकेट क्लोज क्यूब। नंबर बी ऑप्शन को अगर देखें तो ये ऑप्शन ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एज ए न्यूमरेटर यानी कि ऊपर आएगा, जबकि जो रिएक्टेंट्स हैं वो डिनोमिनेटर में आएंगे, यानी कि बाई की वैल्यू के नीचे। सो नंबर बी ऑप्शन भी हमारे पास गलत होगा।
सो नंबर सी की तरफ देखते हैं, 3c/2a और b, यहाँ पर तो कोफिशिएंट को एज इट इज़ लिखा हुआ है, सो नंबर 3 ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन भी यहाँ के लिए सूटेबल नहीं है। सो अब हम लोग देखते हैं डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में हमारे पास है ब्रैकेट सी ब्रैकेट क्लोज क्यूब बाय ए ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर एंड ब्रैकेट बी। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो ट्रू है, क्योंकि हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास पार बन चुकी है सी की, और जो 2 जो था वो हमारे पास ए के साथ कोफिशिएंट था और वो वहाँ पर स्क्वायर एज अ पार आ गया है रिएक्टेंट्स की। सो हमारे पास जो नंबर डी ऑप्शन है वो है ट्रू। सो अब हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं कि व्हेन अ सिस्टम इज़ एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में होता है तो हमारे पास क्या सिचुएशन होती है। नंबर ए, द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम इक्वल, कि जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की जो कंसनट्रेशन है वो क्या हो जाती है, इक्वल, ये भी ठीक है। द अपोजिंग रिएक्शंस फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टॉप, बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल गलत है। नंबर सी ऑप्शन, द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम्स वेरी लो, रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है, लो हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं ठीक। नंबर डी ऑप्शन जो है वो, द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल। अब एक बात मैं आपको रिमाइंड बैक कर रही हूँ कि जब हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल। सो नंबर डी ऑप्शन इज़ ट्रू। सो हम लोग गौर करते हैं ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 5 की। सो इसमें हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है, अब नंबर ए ऑप्शन में हमारे पास लिखा हुआ है द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नंबर बी, एक्टिव मास इज टेकन इन मोलर कंसंट्रेशन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू टू। नंबर सी क्या है, एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये भी जो है स्टेटमेंट ट्रू है एक्टिव मास के हवाले से। नंबर डी ऑप्शन इज एक्टिव मास मीन्स टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग एंड दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्टिव मास। सो हमारे पास नंबर डी ऑप्शन जो है वो है ट्रू। सो अब हम लोग स्टेटमेंट नंबर 6 की तरफ मूव ऑन करते हैं। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इज़ वेरी लार्ज इट इंडिकेट्स, अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है हमें ये बता रही है कि जब केसी की वैल्यू जो है वो लार्ज होती है क्यूसी की वैल्यू से, तो ये क्या इंडिकेट करता है। नंबर ए ऑप्शन है हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स, जो रिएक्शन मिक्सचर है वो तकरीबन तमाम प्रोडक्ट्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर बी ऑप्शन है मिक्सचर हैज़ ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। Number C option is reaction has not gone to completion, this statement is false. Number D option है reaction mixture has negligible products. So number A option is true क्योंकि the reaction mixture consists of almost all the products and the reaction has almost gone to completion. ये हमारी स्टेटमेंट थी जो कि हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी इसको थोरोली रीड आउट किया था, पढ़ा था, समझा था। तो नंबर ए ऑप्शन इज़ ट्रू। So let's move towards the statement number 7. When the magnitude of Kc is very small, it indicates जब Kc की वैल्यू स्मॉल होती है Qc की वैल्यू से, तो वो क्या चीज़ इंडिकेट करती है। नंबर ए ऑप्शन इज इक्विलिब्रियम विल नेवर एस्टेब्लिश, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ऑल रिएक्टेंट्स विल बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज फॉल्स टू, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं और ऑलमोस्ट जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं। रिएक्शन विल गो टू कंप्लेशन, दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग टू, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम केसी की वैल्यू स्मॉल होती है तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। नंबर डी ऑप्शन इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज़ नेग्लिजिबल, दिस ऑप्शन इज़ ट्रू, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमारे पास प्रोडक्ट में चेंज होते हैं जबकि जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो हमारे पास नेग्लिजिबल होती है। सो दिस ऑप्शन इज़ ट्रू, नंबर डी इज़ करेक्ट। So let's move towards the option number statement number 8. Reactions which has comparable amount of reactants and products at equilibrium state have very small value of Kc. This option is false. Number B, very large Kc value, cross. Number C, moderate Kc value, and none of these.
इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो ना तो लार्ज होती है ना ही स्मॉल होती है, बल्कि जो वैल्यू है वो बिल्कुल मॉडरेट, यानी कि वैल्यू इस तरह की होती है कि जो कि ना तो लार्ज होती है और ना ही स्मॉल, बल्कि वैल्यू न्यूट्रल होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें तो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट होती है ना, यानी कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे पास सेम होते हैं। सो नन ऑफ दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि ठीक हो। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द स्टेटमेंट नंबर 9 एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में, अब डायनामिक इक्विलिब्रियम की हम लोगों ने डेफिनेशन की थी, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू ईच अदर एंड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो क्या है, अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। नंबर ए ऑप्शन इज डायरेक्शन स्टॉप्स टू प्रोसीड, यानी रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ना रुक जाता है। दिस इज फॉल्स, डायनामिक मीन्स डायरेक्शन विच इज स्टिल कंटिन्यूइंग। सो नंबर ए ऑप्शन इज रॉन्ग। नंबर बी, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर equal, this is true. Number C, the speed of forward and reverse direction are equal, this is almost true. The reaction can no longer be reversed, के reaction जो है वो दोबारा से repeat नहीं हो सकता। So number B option is true. So let's move towards the statement number 10. In an irreversible reaction, dynamic equilibrium never establishes. irreversible reaction जो है वो one way reaction होता है, सिंगल एरो से डिनोट किया जाता है। रिएक्शन फॉरवर्ड तो चला जाता है लेकिन रिवर्स नहीं आता, तो इसमें क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो कभी भी इस्टेब्लिश नहीं होती। सो नंबर ए ऑप्शन इज ट्रू। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द रीड द स्टेटमेंट नंबर 11। आ रिवर्स रिएक्शन इज़ वन। रिवर्स रिएक्शंस की आपने बहुत अच्छे से करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। सो हमारे पास नंबर ए ऑप्शन है विच प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रॉन्ग, जो रिवर्स रिएक्शन है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट मूव ऑन करते हैं। नंबर बी ऑप्शन, इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। नो, रिवर्स रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें प्रोडक्ट जो है वो कंबाइन होकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं। नंबर सी ऑप्शन इज विच स्लोज डाउन ग्रेजुअली। नो, दिस ऑप्शन इज फॉल्स एज वेल। नंबर डी इज विच स्पीड्स अप ग्रेजुअली। रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्टार्टिंग में जो है वो स्लो होते हैं, जबकि आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज होता चला जाता है। सो नंबर डी ऑप्शन इज ट्रू। सो अब हम लोग स्टेटमेंट नंबर 12 की तरफ मूव ऑन करते हैं। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वर रिएक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया गैस किस तरह फॉर्मेट होती है, जब हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो हम लोग अमोनिया गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिएक्शन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। रिवर्सिबल रिएक्शन डबल एरो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस हमारे पास फॉर्मेशन हो गई। केसी की वैल्यू है इज इक्वल टू 2.86 मोल पर स्क्वायर डेसीमीटर 6। व्हाट विल बी प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर की, यानी कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर अमोनिया की फॉर्मेशन हुई थी। नंबर ए ऑप्शन इज अमोनिया ओनली, नॉट, दिस इज फॉल्स। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया, दिस इज फॉल्स टू। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ओनली, अब आप इक्विलिब्रियम में देख सकते हैं हमारे पास रिएक्टेंट्स में 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, एक तो नाइट्रोजन और सेकेंड है हमारे पास हाइड्रोजन, तो इन दोनों की फॉर्मेशन से हमारे पास अमोनिया की प्रोडक्शन हो जाती है। सो नंबर सी ऑप्शन इज ट्रू। For a reaction between PCl3 and Cl2 to form PCl5, the units of Kc are mole per decimeter cube। जो एक्टिव मैसेज है उसका यूनिट हमेशा क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जबकि अगर हम लोग इसके यूनिट्स को फाइंड आउट कर लें थ्रू इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, तो हमारे पास जो यूनिट अवेलेबल होता है उसको हम लोग जो है जब उसकी हम लोग कंसनट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं तो हम लोगों ने उस यूनिट को यहाँ पर लगाना होता है। सो अब हमारे पास जो है नंबर ए ऑप्शन इज़ ट्रू है। So these are all the MCQs of chapter number 9 and these are all very important for your board exams। बोर्ड में ये MCQs ही पूछे जाते हैं, जबकि आप चैप्टर के अंदर भी जो छोटी बहुत एक्सप्रेशंस हों, स्टेटमेंट्स हों या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इक्वेशंस को बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि आपको एक्सरसाइज के अलावा अंदर से भी काफ़ी MCQs पूछे जा सकते हैं। बट दिस इज़ द समरी ऑफ MCQs फ्रॉम द चैप्टर नंबर 9। सो आपने इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर योर MCQs पोर्शन। MCQ सेक्शन में इसी से ही आई होप क्वेश्चन जो हैं वो आपको
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। सो आपने इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अपनी सेल्फ जो है टेस्ट असेसमेंट है वो आपने मस्ट करनी है। चैप्टर के अंदर भी डिफरेंट MCQs आपने देखने हैं, उनको स्टडी करना है, तो फिर आपकी आई होप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी हो जाएगी। सो ये 13 MCQs हैं चैप्टर नंबर 9 में से, जिनको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टार्ट टूवर्ड्स द short question section of chapter number 9. So what the number 1 question is, what are irreversible reactions? Give a few characteristics of them. So अब हम लोग थोड़ा सा इसको रिवाइंड बैक करते हैं कि irreversible reaction क्या होती हैं। जो रिएक्शन रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स को दोबारा से रिएक्टेंट्स की फॉर्म में नहीं चेंज करते, ठीक है, और जो रिएक्शन जो हैं वो लेफ़्ट टू राइट मूव ऑन करते हैं, दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक्स। और जो आहिस्ता आहिस्ता जो हैं रिवर्सिबल रिएक्शन जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं, स्लो होते हैं, जबकि जो रिवर्स रिएक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप होते हैं। तो चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास स्टार्टिंग में इसका जो है वो ऑप्शन बहुत अच्छे से इसका हमारे पास लिखा हुआ है। जो आपने चैप्टर के स्टार्ट में इसके करेक्टरिस्टिक्स और इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन भी आपने यहाँ पर पढ़ी थी कि जब हमारे पास जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट है वो हमारे पास इक्वल होता है, तो इसमें और हमारे पास जो प्रोडक्ट की अमाउंट है और रिएक्टेंट्स की अमाउंट है वो सेम होती है, तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत कहलाई जाती है। आपने इसकी भी जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश। डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम इस्टेब्लिश किस तरह कर सकते हैं, जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो इक्वल हो जाता है और उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है, तो उस वक्त पे जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो इस्टेब्लिश हो जाती है। वाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट डायरेक्शन डज नॉट स्टॉप। कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन क्यों नहीं रुकता। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिएक्शन इसलिए नहीं रुकता क्योंकि हमारे पास इक्विलिब्रियम की हालत में जो रिएक्शन है वो कंटिन्यू रहता है, क्योंकि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो इक्वल हो जाता है और जो उनके डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाती है, क्योंकि एक लेफ़्ट टू राइट मूव ऑन कर रहा होता है, दूसरा राइट टू लेफ़्ट मूव ऑन कर रहा होता है। तो जो रिएक्शन है वो इसलिए नहीं रुकता क्योंकि जो रिएक्शन है वो स्टिल कंटिन्यू रहता है। सो क्वेश्चन 6 जो है वो हमारे पास, वाई इज़ इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे। कि इक्विलिब्रियम को हम दोनों वे से क्यों अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम की हालत तब भी होती है जब हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों ही अवेलेबल होते हैं। सो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हमारे पास लेफ़्ट टू राइट मूव ऑन करता है, जबकि जो रिवर्स रिएक्शन है वो राइट टू लेफ़्ट करता है। तो हम लोग किसी भी वे से हम लोग इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन 7 इज़, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास क्या होता है कि ये किसी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को हम लोग एक्टिव मास कहते हैं, जो कि उसकी टोटल कंसंट्रेशन होती है। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट है वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जबकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जिस रेट पर रिएक्शन स्पीड अप हो रहा होता है, स्लोज डाउन हो रहा होता है, वो जो रेट होता है उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, डिराइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है अमोनिया में, अमोनिया की फॉर्मेशन किस तरह करता है। सो अब हम लोगों ने इसकी एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसमें हम लोगों ने बताया था कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन जब फॉर्मेशन करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस की प्रोडक्शन हो जाती है। हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं अमोनिया गैस के वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। सो वो वाला एक्सप्रेशन जो है वो आपने यहाँ पर कोट करना है। उसका एक्सप्रेशन, उसके यूनिट्स किस तरह फाइंड आउट होते हैं, उसकी कंसंट्रेशन किस तरह फाइंड आउट होती है, आपने उन सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो क्वेश्चन 9 इज, राइट द केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब आपने इनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बनाना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन किस तरह बनता है, उसका फॉर्मूला है Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट जो है वो एज अ न्यूमरेटर, जबकि रिएक्टेंट्स एज अ डिनोमिनेटर में आपने लिखने हैं। तो हमारे पास जो नंबर ए ऑप्शन है वो है 2 हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो हमारे पास एज अ न्यूमरेटर आ जाएगा, जबकि हाइड्रोजन और आयोडीन एज अ डिनोमिनेटर आ जाएंगे।
और अगर बात करें सेकेंड रिएक्शन की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस जब बनते हैं तो मीथेन और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो आपने मीथेन और वाटर जो है एज अ न्यूमरेटर, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है आपने एज अ डिनोमिनेटर लेने हैं। सो 10th क्वेश्चन इज हाउ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड, कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन किस तरह प्रिडिक्ट की जा सकती है। जब हम लोग इसकी इम्पोर्टेंस को जानेंगे, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पोर्टेंस को जानेंगे बाय द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस, हम लोग जो है वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कब केसी की वैल्यू लार्ज है, कब स्मॉल है, कब वो मॉडरेट है, कब वो न्यूट्रल है, उससे हम लोग जो है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। So the question number 11 is how can you know that a reaction has achieved an equilibrium state, कि आपको कब पता चलता है कि जो रिएक्शन है उसने अपनी इक्विलिब्रियम की हालत जो है वो अचीव कर ली है। किस तरह पता चलता है, जब हमारे पास फॉरवर्ड या रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो इक्वल हो जाता है और रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होता बल्कि चलता चला जाता है, रिएक्शन जो प्रोसीड कर रहा होता है फ्रॉम ईदर वेज, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, तो इक्विलिब्रियम जो है वो हमारे पास अचीव हो जाती है जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। जो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन दैट इस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम स्टेट एट वंस, कि ऐसी कौन सी खसूसियात हैं रिएक्शन की जो कि इक्विलिब्रियम को इजीली अटेन कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जब हमारे पास जो रिएक्शन का रेट है वो स्पीड अप होता है, ग्रेजुअली कब स्लो होना है, कब उसमें स्पीड अप होना है, जब हम लोगों को ये चीज़ अवेलेबल होती है, जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन स्मूथली वर्कआउट करता है तो जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो इस्टेब्लिश हो जाती है। सो द क्वेश्चन 13 इज़ इफ़ रिएक्शन कोशेंट QC ऑफ द रिएक्शन इज़ मोर देन KC, व्हाट विल बी द रिएक्शन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि जब कोशेंट QC जो है वो KC से बड़ा होता है तो उस वक्त पे क्या होता है, जब QC की वैल्यू जो है वो बड़ी होती है, KC की वैल्यू स्मॉल होती है, तो हमारे पास जो ऑलमोस्ट तमाम रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं, जबकि प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है वो हमारे पास नेग्लिजिबल होती है। तो उस स्टेटमेंट में जो QC की वैल्यू है वो लार्ज होती है जबकि KC की वैल्यू स्मॉल होती है। सो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज़ an industry was established based upon a reversible reaction. It failed to achieve products on commercial scale. Can you point out the basic reasons of its failure being a chemist, कि अगर हम लोग एक इंडस्ट्री जो है उसको इस्टेब्लिश करें अपॉन अ रिवर्सिबल रिएक्शन और वो प्रोडक्ट्स बनाने में प्रोडक्ट्स जो है उसकी अचीवमेंट में फ़ेल हो जाए, तो क्या आप बेसिक रीज़न उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं। नो डाउट हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब हम लोग किसी चीज़ को, एक चीज़ हमारे पास रिवर्सिबल है यानी कि वो चीज़ बन भी रही है, दोबारा से हम उसको ये भी जान सकते हैं कि उसको हम लोग रिएक्टेंट्स में दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि हम उसकी फॉर्मेशन को चेंज आउट कर सकते हैं। अगर तो आप ये नहीं जानते तो फिर आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो वेस्ट हो जाती हैं। तो आपने इसका जो आपके पास एक सेफ़र साइड है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी प्रोडक्ट बन गई है देन आपने उसको किस तरह ब्रेक डाउन, उसकी डिकम्पोजिशन करनी है, देन उसकी किस तरह फॉर्मेशन करनी है, किस तरह उसको कम्बिनेशन करनी है, किससे उससे फर्दर न्यू प्रोडक्ट्स बनानी है। तो जब आपको ये सब पता होगा तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स एक्सटेंसिव क्वेश्चंस। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब अ रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एंड ग्राफ। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन जो चैप्टर के स्टार्ट में है, देन इसका जो एग्जांपल्स हैं डिफरेंट, और देन उसका जो ग्राफ था उसको आपने इसमें कोट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ राइट डाउन द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। मैंने आपको तब लेक्चर्स में भी बताया था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम किस कदर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने उसकी जो 6 to 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को इन डिटेल आपने यहाँ पर लिखना है, इसकी स्टेटमेंट्स, उनका जो मुकम्मल तौर पर उसका जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो आपने इसमें बहुत अच्छे से करना है। देन उसकी एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के किस तरह हम लोगों ने उसका यूनिट फाइंड आउट करने का एक एक्सप्रेशन बनाया, वो सब जो हैं वो आपने इसमें बहुत अच्छे से
लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पर अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो इम्पॉर्टेंस है वो क्या है। सेकेंड लास्ट टॉपिक था हमारे इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब केस एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन किस तरह होता है, केसी की वैल्यू लार्ज, स्मॉल और मॉडरेट कब होती है। तो ये जो लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का वो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो आपने इन सब क्वेश्चंस को ब्रीफली इन चैप्टर पूरे को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। और MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन, इन सबको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। पहले आपने थोरोली चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, देन आपने इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करना है। और एक्सरसाइज जब आप चैप्टर को बहुत अच्छे से थोरोली पढ़ लेंगे देन आपको एक्सरसाइज को अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने पहले से ही चैप्टर को बहुत अच्छे से थोरोली अच्छे से पढ़ा होगा। तो आपने बस इसको फिर गो थ्रू करना है, बस आपने इसको सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के तौर पर आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व आउट करना है। सो बेस्ट ऑफ लक।